हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 10। और आपको पता है कि ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर डुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इन क्वेश्चन में जो हर एक सीरीज का जो हर एक लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, उस वन शॉट लेक्चर में से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। ठीक है। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, यानी आज हम 10वें यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। 10वें यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और 10वें यूनिट का नाम है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? जैव अणु। तो हम जैव अणु वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, क्योंकि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और मैं फिर दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूँ कि एमसीक्यू सीरीज के 10 लेक्चर आपको 10 के 10 लेक्चर जरूर देखने चाहिए इस प्लेलिस्ट के। यदि आपको लगभग 20 से लेके 30 तक के क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में, तो इन 10 लेक्चर में 20 से 30 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे जो इस प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं एमसीक्यू सीरीज में। और रिवीजन के लिए आप वन शॉट क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वन शॉट क्वेश्चन सीरीज में भी 10 लेक्चर हैं। उसमें बताया गया है कि इस चैप्टर के किसी भी चैप्टर के कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे भी बहुत रिवीजन के लिए वन शॉट क्वेश्चन सीरीज और एमसीक्यू सीरीज सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद एमसीक्यू सीरीज के बाद हम ऐसे लेक्चर लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे, 100% बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे। और उसमें पूरे बुक के किसी एक पैटर्न के क्वेश्चन को हम रखेंगे। जैसे पूरे बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक लेक्चर आएगा। उस लेक्चर में पूरे के पूरी किताब के जितने भी चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में हैं उन सब के सारे एमसीक्यू जो सुपर डुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं एक ही लेक्चर में आएंगे। उसके बाद हम IUPAC नेम पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस तरह के पूरी बुक के वन शॉट लेक्चर आएंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन पूरी बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वो पूरी बुक का वन शॉट होगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई होते हैं? यानी एमिनो अम्ल जब बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, या प्रोटीन बनता है, या वसा बनता है, या विटामिन? तो आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन की रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है क्या? एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। ठीक है। आप देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये जितनी भी एमसीक्यू सीरीज है, इस एमसीक्यू सीरीज के हर एक लेक्चर को आप जरूर देख लेना यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है तो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमारे शरीर में जिनका निर्माण नहीं होता, सिंथेसिस नहीं होता। और इन एमिनो अम्लों को हमें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। जैसे ग्लाइसिन तो हमारी बॉडी में बनता है, एलानीन भी हमारी बॉडी में बनता है, प्रोलीन भी हमारी बॉडी में बनता है। ये जो ल्यूसीन है ना, डी में दे रखा है जो ल्यूसीन, ये ल्यूसीन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए ल्यूसीन को हमें भोजन के अवयवों के रूप में ग्रहण करना होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी ये भोजन में हमें हमारे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ल्यूसीन का। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, एमिनो अम्ल विलेय होते हैं। एमिनो अम्ल किस में घुलते हैं? जल में। बिल्कुल, एमिनो अम्ल जल में घुल जाते हैं, हालांकि ये कार्बनिक पदार्थ हैं। उसका कारण क्या है? एमिनो अम्ल की खासियत ये होती है
कि आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है, उसमें एक तो COOH ग्रुप अटैच होगा और एक होगा NH2 ग्रुप अटैच। तो ये जो COOH ग्रुप है ये तो व्यवहार करता है अम्ल की तरह और ये व्यवहार करता है क्षार की तरह। तो अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ज्विटर आयन बनता है। ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब एक H पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा जब भी तो अम्लीय लक्षण दिखाएगा, और इसने H पॉजिटिव आयन को यदि ग्रहण कर लिया कहीं से तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास एमिनो एसिड होता है उसका नाम एमिनो एसिड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस एमिनो एसिड के पूरे संरचना को ध्यान से देखो। इसका एक सिरा तो ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एमिनो एसिड कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि दो ध्रुव इसके ऊपर बन गए हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। और जब इसके ऊपर दो ध्रुव हैं तो ये ध्रुवीय है, तो फिर पानी में तो घुलेगा ही। ठीक है, ध्यान रखना, एमिनो एसिड जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है? भाई प्रकाशिक सक्रिय वो नहीं होगा जिसमें आपका जो कार्बन परमाणु होगा वो सम्मित होगा। ठीक है, कौन सा एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है? तो यदि इन चारों वैलिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और आर्जिनिन को हम देखते हैं तो इनमें से बेटे ये जो ग्लाइसिन है ना, इसे याद रखना। ग्लाइसिन में कार्बन परमाणु सम्मित होता है, बाकी इनमें वैलिन, ल्यूसीन और आर्जिनिन, इनकी खासियत ये होती है कि इनमें असम्मित कार्बन परमाणु, जिसे चिराल कार्बन परमाणु कहा जाता है, वो पाया जाता है। ठीक है, तो चौथे का सही उत्तर क्या हुआ? बी, ग्लाइसिन। चौथे का सही उत्तर हुआ ग्लाइसिन, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें चिराल कार्बन एटम नहीं है इसलिए प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। पांचवा क्वेश्चन है ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन ऐसा ही तो होता है जैसा अभी बनाया था कि एमिनो एसिड के एक सिरे पर धनावेश होता है, एक सिरे पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। वैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है आयन या तो धनावेशित होते हैं या तो ऋणावेशित होते हैं, पर ज्विटर आयन एक ऐसा आयन है जिसके एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋणावेश होता है। ज्विटर आयन ना तो अम्ल होते ना तो क्षार होते, ज्विटर आयन होते हैं आंतरिक लवण, क्योंकि उनके सिरे पर दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, कम पीएच पर एमिनो अम्ल गति करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कम पीएच पर एमिनो अम्ल गति करते हैं। मान लो हमारे पास एक एमिनो एसिड है NH2 CH2 CH2 COOH, यह एमिनो एसिड है। यदि पीएच कम होगा, हम कह रहे कि पीएच क्या है? कम। पीएच कम होने का मतलब पता क्या है? पीएच कम होने का मतलब यह है कि हमारा जो माध्यम है वो अम्लीय है। आपको पता है कम पीएच पर माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। और जब माध्यम अम्लीय है तो इसका मतलब ये जो COOH है हमारे पास ग्रुप, ये अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि माध्यम पहले ही अम्लीय है, माध्यम में पहले से ही बहुत सारे H पॉजिटिव आयन उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन यहाँ से नहीं निकलेगा। और यदि H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा तो पक्की बात है माध्यम अम्लीय है, तो माध्यम में बहुत सारे विलयन में बहुत सारे H पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं। जब भी तो हमने कहा कि माध्यम अम्लीय है और H पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं, तो NH2 तो ग्रहण करेगा फिर H पॉजिटिव आयन को, और NH2 जब H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? NH2 था, अब ये NH3 पॉजिटिव बन गया, ये CH2 है और ये CH2 है और ये COOH है। इसका मतलब pH यदि कम है तो विलयन अम्लीय है, विलयन अम्लीय है या माध्यम अम्लीय है तो उसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयन हैं। H पॉजिटिव आयन है तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेंगे लाशतालीय के नियम के अनुसार, जबकि H पॉजिटिव आयन यहाँ ग्रहण करेगा। इसकी आदत H पॉजिटिव आयन ग्रहण करने की है ना, एक क्षारीय ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज, ऐसा आयन हमें मिलेगा। अब इस आयन को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर धनावेश है, और जो धन आयन है वो तो कैथोड की तरफ गति करेगा। ठीक है, कहाँ गति करेगा? कैथोड की ओर। तो छठे का सही उत्तर होगा कैथोड की ओर। क्यों होगा? एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया क्यों होगा, कैथोड की ओर क्यों गति करेगा कम पीएच पर। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को ही प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन ऑक्सीजन, फास्फोरस और बोरोन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक नहीं होते। प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक अणु या जटिल अणु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखना, कई बार मैंने आपको सिखाया है मायोसिन पाई जाती है मांसपेशियों में। इसे आप ऐसे याद रखना, मैं से मायोसिन, मैं से मांसपेशियां। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन आबंध, हाँ हाइड्रोजन आबंध होते हैं उसमें, डाइसल्फाइड आबंध भी होते हैं, विद्युत आकर्षण भी होते हैं। ये तीनों तरह के फोर्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने के लिए तीनों तरह के फोर्स, तीनों तरह के बंध, तीनों तरह के आकर्षण बल कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है एंजाइम होते हैं। भाई एंजाइम जो हैं पता होना चाहिए आपको। एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम ना तो वसा होता, ना तो हार्मोन, ना तो कार्बोहाइड्रेट। सारे के सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में कहा है विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं आप। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसे हम, रतौंधी में क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता साफ। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। थायामीन भी विटामिन है, विटामिन ए। राइबोफ्लेविन भी विटामिन है। टेस्टोस्टेरोन विटामिन नहीं है, सबको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है किस विटामिन में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विटामिन B1 में होता है नाइट्रोजन और सल्फर। विटामिन B1 का फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, C12 H18 N4 Cl2OS, ये होता है। तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है। देखो ये तो नाइट्रोजन है और ये है सल्फर। ये होता है फार्मूला विटामिन B1 का। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। बेटे विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, B1 का एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता, रीथोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, चलो लिख दिया होगा, थायमीन, पाइरिडॉक्सिन। थायमीन होता है B1 का नाम। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, वैसे B1 का एक नाम और भी है, B1 को एन्यूरिया भी कहते हैं, एन्यूरिया। विटामिन B1 को एन्यूरिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, या तो थायमीन कहो या एन्यूरिया कहो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल प्रोटीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, हार्मोन नहीं है, विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन। ये विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ध्यान रखना, विटामिन सी का नाम, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ना इसका। सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा विटामिन स्कर्वी के लिए उत्तरदायी है? भाई स्कर्वी आपको पता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है ना। जब विटामिन सी की कमी होती है हमारे शरीर में तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें खट्टे फल खाने चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में संतरा, अंगूर, ठीक है, मौसमी, और आपके खट्टे फल खाने चाहिए आपको। जैसे कि आपका किन्नू होता है वो भी खट्टा होता है, मौसमी का जूस पीना चाहिए,
विटामिन सी के जितने भी सोर्स हैं वे ज़्यादातर खट्टे फल हैं जिन्हें सिट्रस फैमिली के मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, सिट्रेसी फैमिली होती है एक, बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है सिट्रेसी फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, पता है सबको, स्कर्वी अभी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस कर रहे हैं हम। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल कहलाता है, कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन डी को। कैल्शियम हड्डियों में होता है ना, और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली, जिसे कहते हैं सूखा रोग या रिकेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बंध्यता रोधी विटामिन है भाई, बंध्यता रोधी विटामिन है विटामिन ई। मतलब यदि किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो उसके अंदर प्रजनन क्षमता उसकी घट जाएगी, यानी वो बंध्य हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगा। तो विटामिन ई भी हमारी बॉडी में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन है बेटे B2 का नाम, ध्यान रखना। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? विटामिन B2 का। ये नाम जितने भी आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में उपस्थित धातु परमाणु है। हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में, हीमोग्लोबिन में तो होता है आयरन, आपको पता है लोहा होता है ना हीमोग्लोबिन में, इसी वजह से तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। और विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, इसे साइनो कोबालामीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर ए है 21वें का। हीमोग्लोबिन में आयरन होगा और विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन में कहा है, आरएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए में थायामीन नहीं होता, ध्यान रखना, आरएनए में क्या नहीं होता है? थायमीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 23 में कहा गया है, न्यूक्लियोटाइड त्रिक तथा एमिनो अम्ल के मध्य संबंध कहलाता है, इसे हम कहते हैं अनुवांशिक कोड। न्यूक्लियोटाइड त्रिक और एमिनो अम्ल के मध्य जो संबंध होता है उसे हम आनुवांशिक कोड कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे कहा है, आरएनए में उपस्थित क्षारक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए में बेटे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन तो होता ही नहीं आरएनए में, यहाँ भी थायमीन आ गया, यहाँ भी थायमीन, ये सही है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये होते हैं आरएनए में, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता ना। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन आरएनए में क्या नहीं होता? थायमीन। तो पहले 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से कौन से आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? भाई नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन। ये अभी बताया था मैंने, जब लेक्चर हम फ्रेश लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 26 है हमारे पास, पौधों का लगभग कितना भाग कार्बोहाइड्रेट से निर्मित है? 70% भाग में पौधों के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ध्यान रखना, कितने में? 70% में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 27, 27 में पूछा गया, कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है? सारी दुनिया को पता है ग्लूकोज मीठा होता है। स्टार्च आपने खा रखा है, स्टार्च खा रखा है ना, स्टार्च। स्टार्च कहते हैं चावलों का जो मांड होता है ना, जब चावल हम खुले बर्तन में बनाते हैं तो उनका चावलों का जो पानी होता है उसे हम मांड कहते हैं, मंड, सही नाम है मंड, मांड कह देते हैं उसे, स्टार्च भी कहते हैं, कलफ भी कहते हैं। तो आपने मंड तो पिया होगा, मांड, स्टार्च, वो तो मीठा नहीं होता। सेल्यूलोज क्या होता है? किसी पत्ती को खा के देखना आप, ठीक है, जो पादप कोशिका है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लांट सेल, तो वो भी मीठा नहीं होता। ग्लाइकोजन भी मीठा नहीं होता। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो शरीर में इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है,
एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं घुसेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, पर इनमें ग्लूकोज ही कैसा है, स्वाद में मीठा है। ग्लूकोज को आप शर्करा कह सकते हो, शुगर। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त शर्करा कहते हैं। रक्त शर्करा ग्लूकोज को ही तो कहते हैं, क्योंकि हमारे रक्त में, खून में ग्लूकोज ही तो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लूकोज सांद्र HNO3 से ऑक्सीकृत होकर क्या देता है। ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, ग्लूकोज का फार्मूला ऐसा ही तो होता है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है, ये ग्लूकोज है। और हमें इसका ऑक्सीकरण करना है कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में। यहाँ लिख दिया सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में हमें इसका ऑक्सीकरण करना है। तो जब आप इसका ऑक्सीकरण करोगे ना, तो एक तो इस वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा CHO का, एक CH2OH का, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। तो एक तो CHO का ऑक्सीडेशन भी COOH में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, और ये भी अल्कोहल भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं सैकेरिक एसिड। क्या कहते हैं, सैकेरिक एसिड। तो सही उत्तर ये है हमारा बी, सैकेरिक एसिड। ये सैकेरिक एसिड ही बना है यहाँ। ठीक है, क्या बना है, सैकेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है दूध में शर्करा होती है। आपको सबको पता है दूध में लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, इसीलिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, क्योंकि उसमें लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जब शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस रूप में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो सही उत्तर हमारा सी है, लीवर में इकट्ठा होता है ना, बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है लीवर में इकट्ठा होता है, एकत्र कहाँ होता है, लीवर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 32 में सेल्यूलोज है, मोनोसेकेराइड नहीं है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, यानी जिसके जल अपघटन से बहुत सारे मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, डी ग्लूकोज दिया, बीटा डी ग्लूकोज मिलता है हमें। ठीक है, तो 33 का है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। स्टार्च के जल अपघटन से तो ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 35, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है। मतलब ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम नहीं पचा सकते। स्टार्च, चावलों का मांड, स्टार्च चावल में भी होता है, स्टार्च बहुत सारी दालों में भी होता है, मूंगफली में भी होता है स्टार्च, और स्टार्च आपके आलू में भी होता है, फलों और सब्जियों में भी बहुत होता है। इसे तो हम पचा लेते हैं आसानी से। सेल्यूलोज नहीं पचा सकते हम। ठीक है, पहले जो मनुष्य थे आदि मानव, वो सेल्यूलोज को पचा लेते थे। उसके लिए हमारे शरीर में एक अलग, जो हमारी आहार नाल है, जो फूड कैनाल है, उसमें एक अलग पार्ट पाया जाता था जिसे हम कहते थे कृमि रूप परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अब सिर्फ एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है हमारे शरीर में। ठीक है, कभी कभी छोटे बच्चों में पेट में जो है अपेंडिक्स का दर्द भी हो जाता है। ये जितने भी घास खाने वाले पशु हैं ना, गाय, भैंस, बकरी, इनके आहार नाल में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, पूर्ण विकसित, जो सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर देती है। तो हमारे शरीर में जो आहार नाल है
उसमें हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव थे। ग्लाइकोजन को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज को भी, तो ध्यान रखना सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये कितने क्वेश्चन हुए? 35। और ये 35 सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी के साथ खत्म होती है हमारी MCQ सीरीज। जिस तरह हमने वन शॉट क्वेश्चन सीरीज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर आपको करा दिए थे, हर एक चैप्टर का एक लेक्चर है, इसी तरीके से MCQ जो सीरीज है इसमें हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट और प्रीवियस में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और हर एक लेक्चर में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने हैं। इस बात की 100% गारंटी है MCQ सीरीज के हर एक लेक्चर में से। इसी तरीके से हमने न्यूमेरिकल सीरीज को कराया था। न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपके 24 लेक्चर हैं, और 24 लेक्चर में आपके सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। NCERT के भी सारे न्यूमेरिकल कराए गए हैं, और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के भी सारे न्यूमेरिकल कराए गए हैं न्यूमेरिकल सीरीज में। ठीक है, अब हम किसी सीरीज को ना लाते हुए अब स्टार्ट करेंगे हम पूरे के पूरे बुक का एक एक लेक्चर, जैसे पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम। ठीक है, पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम के साथ पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट MCQ, पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट जिस भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके बाय। बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके।